तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजेटीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे 1947 से लेकर अब तक 2025 है और 1947 11 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था मुल्क पाकिस्तान में। 11 अगस्त की जो डिटेल है उसके हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मुस्लिम लीग नून के रहनुमा रुहेल इश्तियाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे आज हम जानेंगे कि 1947 11 अगस्त आखिर ऐसा कौन सा दिन है जो पाकिस्तान में मनाया तो जाता है लेकिन फिर उसको दबाया भी जाता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क पाकिस्तान में 1947 यानी कि जो 11 अगस्त का दिन था उसके हवाले से अगर बात की जाए तो जब 1947 में पाकिस्तान आजाद हुआ तो 11 अगस्त को एक कायदे आजम साहब ने एक खिताब किया। अगर उस खिताब के हवाले से भी बात की जाए तो वो जो खिताब है, हमारा जो रेडियो पाकिस्तान था 1971 तक, उस खिताब को इस रेडियो पाकिस्तान पर चलाया गया। फिर उसके बाद ये जो खिताब था न जाने किधर गुम हो गया, क्या हुआ ऐसा कि वो खिताब चलाना बंद कर दिया गया। अगर हम वो खिताब आज अगर ढूंढते हैं तो वो हमें डिजिटल मीडिया पे मिल तो जाता है, लेकिन अफसोस ये है कि वो जो है कि उसको इतना मंजर पे क्यों नहीं लाया जाता, आखिर क्यों उसको दबाया जाता है। आज इन्हीं चीजों के ऊपर हम बात करेंगे और कुछ बात करेंगे अकलीतियों के हवाले से। आज जब कायदे आजम साहब ने कहा था कि मुसलमान, सिख, हिंदू, ठीक है, किसी भी रंगो नस्ल का कोई भी शख्स होगा तो वो आज के बाद पाकिस्तानी है। तो नाज़रीन, जो हमारा परचम है पाकिस्तान का, पाकिस्तान के परचम में जैसा कि आपने देखा होगा, वीडियो में आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये जो ग्रीन कलर है ये हमारे मुसलमान भाइयों के लिए और व्हाइट कलर जो था ये अकलीतियों के लिए था, क्योंकि अकलीतियों की जो कहने जो अक्सरियत थी वो बहुत कम थी। और जो ग्रीन जो आपको कलर नजर आता है, जैसा कि आपको मालूम है कि मुसलमानों की तादाद बहुत ज्यादा थी, लेकिन पाकिस्तान वजूद में ना आता अगर जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है वो अपना वोट जो है कि पाकिस्तान के हक में ना डालती। तो ये वोट पाकिस्तान के खाते में डला तो पाकिस्तान वजूद में आया। आज इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे रोहेल भाई से। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से? वालेकुम अस्सलाम। कैसा लग रहा है आज आपको? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुल्तान साहब, आपने मुझे प्रोग्राम में मदऊ किया और आपका प्रोग्राम दुनिया भर में बहुत ज़ौक़ से देखा जाता है, लोग इसको बहुत पसंद करते हैं। और आपका और आपकी टीम का, आपकी मैनेजमेंट का, आपके जितने जो लोग हैं उन सबका शुक्रिया कि उन्होंने आज के मौके की मुनासिबत से मुझे बुलाया यहाँ पे और काफ़ी आपने सवाल उठाए। मैं आपको 1947 से पहले 11 अगस्त 1947 से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूँगा उस वक्त जब इंडिया और पाकिस्तान की पार्टीशन हो रही थी। जी जी। तो उस वक्त एसपी दीवान सिंघा साहब जो कि इंडिया के मुतफक्का मुत्तहिदा पंजाब असम्बली के स्पीकर थे। सही। उस वक्त असम्बली के अंदर हिंदुओं, इंडिया और पाकिस्तान के जो वोट कास्ट होने थे उसके अंदर ये एक फैसला कुन वोट था, क्योंकि वोट हो गए थे बराबर। टाई हो गया मैच, बिल्कुल टाई हो गया था मैच। और उसके अंदर जो उस रूल के मुताबिक जो फैसला कुन वोट था, जब टाई हो जाता है तो स्पीकर जो है वो अपना फैसला कुन वोट उसका किरदार अदा करता है। जी जी। और ये क्रेडिट पाकिस्तान में बसने वाली जो अकलीतें हैं वो भी और बाकी जितने मुसलमान लोग हैं उनको ये इल्म होना चाहिए कि आज हम जिस पंजाब की बात कर रहे हैं जो इस मुल्क का 60% है आबादी के लिहाज से, वो आज शामिल है। तो उसमें भी जो है वो अकलीती मेंबर और अकलीती क्रिश्चियनों का बहुत बड़ा हाथ, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने वोट ना डालते तो आज मेरा पंजाब हमारे हाथ में ना होता, बिल्कुल वो इंडिया का हिस्सा होता। जैसा कि आपको रोहेल भाई बता रहे ना कि अगर सिंघा साहब ये वोट जो है कि इंडिया के बैलेट बोर्ड में डाल देते बॉक्स में, तो ये जो पंजाब है, ये पंजाब जो है इंडिया के वो खाते में चला जाना था। लेकिन सिंघा साहब ने ये जो वोट था अपना वो पाकिस्तान के हक में डाल दिया और ये पंजाब जो है
पाकिस्तान के खाते में आ गया। जैसा कि आपको मालूम है कि हमसे बांग्लादेश भी छीना गया, उस पर भी अगर टाइम मिला तो जरूर प्रोग्राम करेंगे। अब मुझे ये बताएं कि जो हमारे इस वक्त के क्रिश्चियन बहन भाई हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्या वो पाकिस्तान में कितना सेफ है? अमूमन इन पे सवाल उठाए जाते हैं। देखिए, सेफ इतने ही हैं जितना पिछले साल जो है जनावाले में वाकया हुआ, सेफ इतने ही हैं जितना पिछले साल सरगोदा में एक शू मेकर था, जी जी, उसको बेदर्दी से सरेआम कत्ल कर दिया गया, और उसके ऊपर जो आज इस जनावाला की जो मुल्जमान है उनको जमानतों पे बरी कर दिया गया है। अच्छा, इतने ही सेव है जितना कि वो उन्होंने कत्ल करके जो जिम्मेदार लोग थे वो आजाद घूम रहे हैं। इससे आप अंदाजा कर लें कि पाकिस्तान के अंदर मसीह कितने सेफ हैं और कितने जो है वो उनको स्टेट उनको प्रोटेक्ट कर रही है। अच्छा रुहेल भाई, मुझे ये बताएं, एक आपके पास्टर साहब हैं, अनवर फजल साहब हैं, गालिबन उनका नाम है, तो जब उनसे किसी ने सवाल किया तो उनने कहा जी हम तो यहाँ पर बहुत सेफ हैं, बहुत हम महफूज हैं पाकिस्तान में। तो जिस तरह आप बता रहे हैं, बल्कि ये तो मैं क्या, आपने क्या बताना है नाज़रीन, जैसा कि आपको मालूम है आज से साल 1.5 साल पहले जड़ावाला में एक वाकया हुआ जब लोग अपने घरों को छोड़कर भाग गए, उनके घरों को जला दिया गया और काफी सारी अमवात भी हुई ऐसी, जिसकी वजह से कह लें कि जो पाकिस्तान के मसीह थे उनमें खौफो हरास फैल गया था। फिर इस्लामाबाद में एक हमें खबर मिली कि इस्लामाबाद का कोई इलाका था, वहां से भी जो मसीह लोग थे अपना घर छोड़ के भाग जाते हैं। फिर एक शूज मेकर, जैसे कि अभी रुमेल भाई ने आपको बताया कि एक फैक्ट्री थी, कि उसकी फैक्ट्री से जेलस होके लोगों ने उसकी फैक्ट्री को आग भी लगाई और उस बंदे को लातों, गुस्सों और मुक्कों के साथ, ठुड्डों के साथ मार मार के उसको इतना जख्मी कर दिया कि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए हॉस्पिटल पहुंच के वो मसीह भाई फोत हो जाता है। तो ये अकलीती जो है कि मतलब जिस तरह भाई ने बताया कि इतने ही महफूज है कि जो जड़ावाला और फैसलाबाद का वाकया हुआ, इस तरह के भी दीगर और भी ऐसे बहुत सारे वाकयात हैं जिसके ऊपर कानून साजी होना बहुत जरूरी है। और जिस तरह के नाज़रीन आपको मालूम है कि हमारे पास इस टाइम जो शख्सियत बैठी हुई है, इनका कह लें कि एक सियासी घराने से पुराना ताल्लुक है। इनके वाले साहब हैं सुहेल इश्तियाक साहब उनका नाम है, वो भी अपना कह लें कि हर साल इलेक्शन लड़ते हैं और जब भी हुकूमतें चेंज होती हैं, और हमेशा उन्हें जो अकलीती अगर बात की जाए मसीहों के हवाले से तो उन्होंने हमेशा मसीहों का साथ भी दिया है। और सुहेल साहब की अगर बात की जाए तो वो आज भी जो सोशल मीडिया है या दाएं बताए वो एक्टिव नजर आते हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने अपने बेटे को भी तैयार किया है सियासत के लिए। खुद तो वो पीपल्स पार्टी से इलेक्शन लड़ते रहे हैं, तो जब मेरा ख्याल ये रुमेल साहब ने अपना कह लें कि होश संभाली है तो इनको मेरा ख्याल नून लीग का जो बयानिया था वो अच्छा लगा। तो नून लीग में आपका आने की क्या वजह थी? मैं सबसे पहले तो आपका सवाल का जवाब दे दूं, अनवर फजल साहब वाला। आपने अनवर फजल साहब की बात की, मैं ये समझता हूं सियासत और मजहब दो अलग चीजें हैं। सही, सियासत जो है वो सियासतदानों का काम है और मजहब जो है जो मजहबी रहनुमा है उनका काम है। आजकल हमारे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है, शायद पाकिस्तान के अंदर शायद जो है ना मुस्लिम अक्सरियत पाकिस्तान के अंदर ये समझती है कि शायद ये जो मजहबी रहनुमा है ये कौम के नुमाइंदे हैं, ये कौम के नुमाइंदे नहीं है। सही, ये इनका इज्जत करना सियासतदानों का काम है। मजहबी प्लेटफॉर्म से मजहब को लोगों तक खुदा का कलाम सुनाना ये इनका काम है। आज जब ये देखे ना रुमेल भाई, जब ये जो मजहबी पेशवा हैं जब ये कह लें कि जो सियासतदानों के साथ बैठते हैं तो फिर उनके सवाल जवाब भी कुछ ऐसे ही होते हैं। जब उनसे पूछा जाता है तो वो फिर मेरा ख्याल है कि वो जब उनके साथ कोई MP MNA या मिनिस्टर बैठा होता है तो मेरा ख्याल है कि वो हकीकत नहीं बताते, हकीकत को छुपा देते हैं। तो अनवर फजल साहब के ये जो बयान था कि उन्होंने कहा जी मसीह यहाँ पर बहुत महफूज हैं, तो उनके कह लें कि इस बयान के ऊपर काफी सारे ना मसीह लोगों में गमो गुस्सा भी पाया गया कि ये बंदा सच क्यों नहीं बोल रहा, आखिर इसको डॉलरों की लालच चाहिए क्या। खैर मुख्तसर आगे बढ़ते हैं। तो मेरा सवाल था कि आप सियासत में जो नून लीग में कैसे है? देखिए सियासत में हमेशा आप सियासत करते हैं अपनी कौम की खिदमत के लिए, कौम के जो मसाइल हैं उनके लिए। और मैं ये समझता हूं कि मुस्लिम लीग नून ने पंजाब के अंदर जब से वो बरसरे इक़्तिदार आए हैं, जहां पर कोई सेट आता था आपने उसको सेट किया। तो ये बड़ी अच्छी बात है, जैसा कि मैंने नाज़रीन आपको पहले भी बताया
कि सुहेल इश्तियाक साहब जो थे, इनके वालिद साहब थे, उनने भी हमेशा अपने बहन भाइयों की खिदमत किया, उनका काम किया। और जैसा कि आपको मालूम है नाज़रीन के जो मसीह कम्युनिटी है ये काफ़ी कह लें कि आज से चंद अरसा या चंद साल पीछे चले जाएं तो इनमें सबसे जो ज्यादा मसला था वो था एजुकेशन का। तो अब माशाल्लाह अगर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बात की जाए तो वो भी काफी कह लें कि पढ़े लिखे नौजवान है इसमें, जिस तरह के अभी भाई ने बताया कि जिसमें जितनी काबिलियत थी उसके मुताबिक उनको जॉब्स लगवाई है। तो अगर बात की जाए इस टाइम इनके वालिद साहब की या इनकी, तो मेरा ख्याल ये बिल्कुल उसी तरह अपने वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं कि जिस तरह वो अपने मसीह बहन भाइयों की खिदमत करते थे, तो आज रुवेल साहब भी इसी बात के ऊपर इसी यानी कि अपने बताए हुए जो वालिद साहब के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। तो अभी जो सुहेल साहब हैं वो क्या खिदमत अंजाम दे रहे हैं इस टाइम? सुहेल साहब ना सियासी तौर पे एक्टिव हैं और वो खास तौर पे जो काम कर रहे हैं वो इंटरफेथ हारमनी के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा, इंटरफेथ हारमनी, और वो भी प्रैक्टिकली कर रहे हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ये सिर्फ वो कॉन्फ्रेंसेस करा लेना 5 स्टार होटल में और चंद लोगों को बुलाकर उसमें जो है ना स्पीच दे देना, वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो ग्राउंड्स पे जाकर, जैसे मैंने पहले जिक्र किया जनावाला का वाकया है आपके पास, और बाकी फैसलाबाद में था, समुद्री के पास था वाकया, जो मुख्तलिफ दीगर वाकयात हैं। हाँ जी। इस वक्त हमें जरूरत है जो मजहबी हमांगी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, उसके लिए मजहबी हमांगी की बहुत जरूरत है। वो अभी मुकम्मल तौर पे अपने आप को उन्होंने वफ़ किया है कि मैं पाकिस्तान के अंदर जो मसीहों की जो शनाख्त है, अगर मुसलमानों ने तरक्की करनी है, मुसलमानों ने आगे बढ़ना है और तमाम नफरतों से पाक होना है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ अस्वे रसूल पर अमल करना पड़ेगा। उसमें उनकी भी बका है और बाकी मजहबी अक़लीतों की भी बका है। तो इस वक्त अगर हम बात करें, इस वक्त नाज़रीन जैसा कि आप कह लें कि जो 11 अगस्त है, और जैसा कि आपको मालूम है 1947 में जो पाकिस्तान है वो आज़ाद हुआ था, और आज जो है कि 78वीं 14 अगस्त आ रही है और आज 11 अगस्त है, 3 दिन बाकी है 14 अगस्त में। तो 2025 में आप कैसा देखते हैं कि ये जो मुल्क है, आपके मुल्क में कितनी तरक्की हुई है? मैं आपको बता रहा हूँ कैटेगोरिकली और स्पेसिफिकली मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ मिनॉरिटीज के ऊपर, क्योंकि आज मिनॉरिटी डे है। 1947 में कायद-ए-आज़म साहब ने फरमाया था कि ये मुल्क आजाद है, मुकम्मल शख्सी मजहबी आजादी हासिल है। इसके अंदर कायद-ए-आज़म ने कहा कि हिंदू, सिख, मसीही वो अपने अपने गिरजाघरों में, अपने अपने मंदिरों में जाने के लिए आजाद हैं। ये उन्होंने एक पैटर्न दिया था, सेट पैटर्न दिया था 11 अगस्त को। वो आपने शुरू में जब आपने इंट्रो दिया तो उसके अंदर आपने कहा कि वो तकरीर कहाँ गई। आज मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करता हूँ कि जो हमारा मुताले पाकिस्तान का निसाब है उसके अंदर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की उस तकरीर को जो है ना बतौर निसाब शामिल किया जाए। जितने हमारे मसीह कौमी हीरो हैं, खा वो SP दीवान सिंघा साहब हैं, खा वो सिसल चौधरी साहब हैं, जितने फौज में जिन्होंने कुर्बानियां दी, एक मखसूस चैप्टर होना चाहिए कि पाकिस्तान के लिए मसीहों का किरदार, एक चैप्टर हो मुताले पाकिस्तान के अंदर, ताकि बाकी के अंदर डाल दें। नहीं मुताले पाकिस्तान के अंदर जो मसीहों की कुर्बानी है। अच्छा। और आज की अगर आप बात करें तो मैं आपने पहले इंट्रो दिया कि जो झंडा है उसके अंदर जो ग्रीन है और ग्रीन मुसलमानों के लिए है और व्हाइट जो है वो अक़लीतों के लिए। उस वक्त वो जो तनासब था वो सुल्तान साहब 25% था। 25% में से उस वक्त जो आबादी थी पाकिस्तान की उसका 25% अक़लीती लोग थे, जो मजहबी अक़लीतें थी। लेकिन वो मुझे आज तक समझ नहीं आई, वो श्रिंक होके वो 4% रह गई हैं। इसकी आज तक मुझे समझ नहीं आई। मेरे ख्याल में वो झंडा भी शायद श्रिंक कर देना चाहिए। नहीं, वो असल में ना वो झंडा भी श्रिंक, जो नंबर गेम है वो पूरी बताई नहीं जाती। ये जारी बात है, जब नंबर गेम खुल के बताई जाएगी नाज़रीन, अक़लीतियों के हवाले से, हिंदुओं के हवाले से, सिखों के हवाले से, क्रिश्चियनों के हवाले से अगर पूरी नंबर गेम बताई जाए तो फिर मेरा ख्याल वालों में हमें सीटें भी इनको देनी पड़ेंगी। वो सीटें बचाने के लिए हमारी जो नंबर गेम है पूरी बताई नहीं। देखिए, मैं सीटें पे बाद में आऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, कोई भी मुल्क है, कोई भी घर है, कोई भी दफ्तर है, कोई भी इलाका है,
उसको मैनेज करने के लिए सबसे पहले उसकी आबादी देखी जाती है। सही। उस आबादी के तनासब से उसका बजट भी होता है, उस आबादी के लिहाज से उसको एडजस्ट भी किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बदकिस्मती ये है कि 25% जो अकलीती लोग थे उनको पाकिस्तान के अंदर श्रिंक करके 4% कर दिया गया। यहाँ पर मेरा ये सवाल है जो मुक्तदर हल्के है और इक़्तिदार के ऐवानों में बैठे लोगों से कि ये क्यों इनको ये नजर नहीं आता। जो लोग ये कहते हैं कि हम सेव हैं, हम 25% से 4% पे आ गए हैं, ये हमारे साथ ज्यादती नहीं है? मतलब दिन ब दिन कम हो रहे हैं, दिन ब दिन कम हो रहे हैं। और मेरे ख्याल में कि शायद ये ना वो झंडा भी साथ जो है ना वो श्रिंक कर देना चाहिए, श्रिंक कर देना चाहिए। और मेरे ख्याल में वाइट पट्टी है वो छोटी कर देना, वो छोटी कर देना, 4% कर देना। अच्छा नहीं लगता कि हम 4% है और झंडे में जो है वो 25% दिया हो। ये तो मुनासिब नहीं है। नाज़रीन बहुत बड़ी बात है कि जो झंडे में आप देख रहे हैं कि 25% जो है कि वो व्हाइट कलर है और 75% ग्रीन कलर है। और जिस तरह के भाई ने बताया कि ये अब शिलिंग हो के जो 4% हमारा बताया जाता है कि हम 4% लोग हैं। और जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बना 1947 में तो हमारी जो नंबर गेम थी वो 25% थी। जी तो अब मैं आगे बात बढ़ाता हूँ आके जो आपने कहा जो हमारे नुमाइंदगान है, सो कॉल्ड जो हमारे नुमाइंदगान है, ये क्यों नहीं बात करते हैं, इनका किसने हाथ रोका। मैंने पहले भी एक प्लेटफॉर्म से बात की थी कि ये मुझे तो सबसे पहले अपनी कौम की जंग लड़ने से पहले मुझे इनकी जंग लड़नी पड़ेगी। जो हमारे MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, मुझे इनकी पहले जंग लड़नी पड़ेगी। क्योंकि अवाम में जितनी इनकी तौकीर है, जितनी इनकी इज्जत है और जितना इनको मौका दिया जाता है, यहाँ ये क्यों स्टैंड नहीं लेते हैं। अगर आप बेशक आप डायरेक्ट इलेक्शन बाय वोट इलेक्ट होकर नहीं आए, लेकिन आपके पास इख्तियार हासिल है, आपको किसने रोका है कि आप अपनी मसीहों की हो, हिंदुओं की हो नुमाइंदगी या सिखों की हो या शेड्यूल कास्ट जो लोग हैं, उनकी जंग आपको लड़नी पड़ेगी। ये हमें इसके लिए बाकायदा तौर पे मुनज़्ज़म होना पड़ेगा। जब तक हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे तब तक हम ना इस जंग में, ये हकीकी तौर पे हमें इसके लिए जंग लड़नी पड़ेगी अपने हक के लिए। और जब हक की हम बात करेंगे लिए उसके लिए स्ट्रगल करनी पड़ती है। अगर हमने सिर्फ MNA हॉस्टल्स इंजॉय करने हैं, तनख्वाहें इंजॉय करनी है, सिर्फ कमीशन गिरी करनी है, या मैं तो ये अक्सर कहता हूं कि जितने नुमाइंदगान बैठे हैं, ये मैं आपको बल्कि एक टास्क देता हूं कि आप इसके ऊपर रिपोर्ट बनाएं कि जितने मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, मेंबर पार्लियामेंट बनने से पहले कि इनके असासे छोड़े हालात देखें। असासे तो बहुत बड़ी बात है, असासे देखें और मेंबर पार्लियामेंट बनने के बाद इनके असासे देखें, आपको वाज़ेह फर्क नजर आएगा। और यकीन करें मुझे तो अक्सर जो है ना, मेरे जाती दोस्त है, ये देखे जब रजीम चेंज होगा और इलेक्शन जब करीब आएंगे तो जिस तरह के आपने देखा कि 2018 में जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे या जो मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़के आए थे, उन सब का एहतसाब हुआ है, सबको जंगाला गया और उनको देखा गया कि इनके पास क्या क्या है। और जैसे ही 2018 में PTI वजूद में आती है और PTI वजूद में आती है और मेरा ख्याल 2023 में कह लें कि जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, फिर कह लें कि उनका एहतसाब शुरू हो जाता है, फिर नून लीग आ जाती है, PDM आ जाती है, आज फिर कह लें कि चीचू का मुरब्बा जो है ये हुकूमत बनी हुई है। तो ये एहतसाब होते रहेंगे। जिसने माल बनाया है उससे पूछा भी जाता है। एक अदारा है अभी हमारे पास जिसका लोग नाम लेने से भी डरते हैं, जिसके खिलाफ बात करने से भी डरते हैं, और जिन लोगों ने उस अदारे के खिलाफ बात की है तो मेरा ख्याल है कि वो नजर भी नहीं आता, उसके बारे में हम भी बात नहीं करेंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतर यही है कि हम फिलहाल जो है 11 अगस्त के हवाले से बात करें। जी आपने बात की अभी 11 अगस्त के हवाले से। मैं इस 11 अगस्त के हवाले से ये पैगाम देना चाहता हूं कि हम अकलीती उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकते जब तक हम लोगों को अपने नुमाइंदे चुनने का हक हासिल नहीं है। ये मुझे बताएं, ये किस चीज की जमहूरियत है? जमहूरियत के अंदर अकलीतों को क्यों उनका नुमाइंदे चुनने का हक नहीं दिया जाता?
क्यों मेरे ये लिए अगर आज आप यस बॉस करते रहेंगे ना, तो कल इंशाल्लाह आप भी जल्द से जल्द मिनिस्टर बन जाएंगे। आपके अपू ने यस बॉस नहीं किया, वो आज तक उनको कोई सीट नहीं मिली। तो यस बॉस करने वालों को पहले के सीटें मिल जाती हैं। देखें, तो जिन लोगों ने यस बॉस किया है उनको सीटें भी मिली हैं, लेकिन उनने अपनी जो अकलीती लोग थे उनके लिए कोई काम नहीं किया, चाहे वो मिनिस्टर हो, सेनेटर हो, एमपीए हो, एमएनए हो। बस टिकटॉक की हद तक वो बताते हैं कि हम मसीह घराने से और हम बड़े पावरफुल हो गए हैं। काम उनसे कोई नहीं होता और ना ही उनकी कोई सुनवाई होती नहीं, ऐसी बात नहीं है। खुदा ने मौका दिया तो आपको वाज़े नजर आएगा कि जो है ना आपके भाई ने जो है वो काम किया, और आपको वाकई नजर भी आएगा। आजकल सब लोगों की दौड़ यही है कि शायद मैं एमपीए बन जाऊं, एमएनए बन जाऊं, और मेरे जो हमारी भी दुआएं आपके साथ हैं। नहीं, मैं जो लोग हैं, वो जो सियासी लोग हैं, उनका एक ही टारगेट है कि वो शायद एमएनए बन के शायद वो पैसे कमाएंगे, उनकी कोई माशरे में थोड़ी सी इज्जत होगी। जिस तरह आपने स्टार्ट में कहा था ना कि ये एक इबादत है, ये खिदमत है, सियासत जो है ये एक जज्बा होता है ना अंदर ये से। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसको क्या है कि लोगों ने एक बिजनेस का रूप दे दिया है कि शायद इसमें मैंने 2 करोड़ लगाया एमपीए के इलेक्शन के लिए, 4 करोड़ मैंने लगाया एमएनए के इलेक्शन के लिए। अब जिसने 2 या 4 करोड़ रुपया लगाया, भाई उसने कमाना तो है ना। तो यहाँ पर लोग कमाने आते हैं, लेकिन जो आप वाली बात है कि खिदमत तो फिर वही है कि जिस तरह आपने थोड़ी देर पहले कहा था कि जो पास्टर साहबान है उनका काम है खिदमत करना और सियासतदान का काम है सियासत करना। बिल्कुल। तो जो पास्टर साहबान है या मौलवी साहबान है, उनका काम है अच्छी तालीम देना, अच्छी तरबियत देना, बिल्कुल अच्छा मैसेज देना कि जिससे इंतशार ना फैले। और सियासतदान का भी तकरीबन यही काम है। आज जिस तरह हमारे पिंडी के एक बहुत बहादुर कह लें या बहुत पुराने सियासतदान कह लें, शेख रशीद साहब की जनाब मैं बात कर रहा हूं कि आग लगा दो, जला दो, तो ये कर दो, तो वो कर दो, तो ये सियासत नहीं है। ठीक है, अभी कराची में कुछ 7 डैम्पर हैं जिनको आग लगाई गई है। शेख साहब वाला डायलॉग है, जला दो तो ये कर दो, तो उन 7 डैम्परों को आग लगाई गई है। और अब जिन लोगों ने आग लगाई थी उनके ऊपर भी एफआईआर हुई है, और 9 मई जिन लोगों ने किया था उनके ऊपर भी एफआईआर हुई थी। 9 मई वालों के ऊपर भी 10-10 साल, जिसमें शेख साहब के अपने भतीजे भी हैं, शेख राशिद शफीक साहब, उनको भी 10 साल हुई है। तो शेख साहब ने भी 40 दिन का चिल्ला काटा है। तो ये जलाओ गिराओ ये कोई अच्छा काम नहीं होता। अच्छा सियासतदान वो है, जिस तरह मैं अमूमन रोहेल भाई अपने जो प्रोग्राम में ना एक नाम लेता हूं, हजरत सुलेमान के बारे में मैं अमूमन आपको एग्जांपल देता हूं, जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम साहब के बेटे थे। उनका 40 साला दौरे हुकूमत में एक भी जंग नहीं है, एक भी लड़ाई नहीं है। उनने अपनी दानिशमंदी से, अपनी अकल से, अपनी जहानत से ऐसे ऐसे फैसले किए हैं जिसकी वजह से आज तक कह ले कि उनके दौरे हुकूमत में एक भी लड़ाई, एक भी जंग नहीं है। तो रोहेल भाई वाली हम बात करेंगे कि जो सियासत है ये भी एक अहम इबादत है। अगर इसको इबादत समझ के किया जाए, ना कि इसमें आप किसी के पीछे थाने में जाएं तो आप जी के पुलिस वालों ने 5000 मांगा है तो उसके घर वालों से आप 10,000 मांग लें। ठीक है, ये टाउटगिरी हो जाती है। तो टाउटगिरी से बचें। तो मेरा ख्याल है मुल्क के बारे में आप बेहतर सोचें, और मुल्क के जो आपके जो लोग आपसे प्यार करते हैं, जिस तरह आप एमपी एमएनए, तो जिनकी वोटों से आप इन अवानों में इक़्तिदार में पहुंचते हैं ना, उनका भी पीछे ख्याल किया करें, जो अपने घरों को छोड़ के, अपने बच्चों को भूखा छोड़ के, तो आप लोगों के जलसों पे आकर, आप लोगों की मीटिंगों में आकर आपके जलसों को कामयाब करते हैं, आपकी मीटिंगों को कामयाब करते हैं। तो खुदारा उन गरीबों के बारे में भी सोचा करें जब आप नेशनल असेंबली या पंजाब असेंबली में पहुंच जाते हैं। रमील भाई और कुछ कहना चाहेंगे? मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से यही कहना चाहूंगा कि हर बंदे को अपनी डोमेन में रहना चाहिए, अपने जो बाउंड्रीज हैं उसको तजावुज नहीं करना चाहिए। मुल्क इस चीज का मुकम्मल नहीं हो सकता कि जलाओ गिराओ वाला अपनी बात। और दूसरी बात यह है कि आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं ये कहूँगा, हमें इस वक्त मुकम्मल तौर पर मजहबी हमांगी की ज़रूरत है। तमाम जो उलमाए हजरात हैं, जितने मौलवी हजरात हैं, जितने पास्टर साहिबान हैं,
उनको मेरी तरफ से एक गुजारिश भी है और पैगाम भी है कि सब अपने अपने मेंबर से अमन, मोहब्बत, सुलह और सलामती का पैगाम दें। खा वो किसी भी मसलक से हैं, खा वो अहले सुन्नत से हैं, खा वो अहले हदीस से हैं, खा वो अहले तशय्युई हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, या जितने शेड्यूल कास्ट लोग हैं, सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा हो के, क्योंकि तमाम मज़ाहिब सिर्फ और सिर्फ प्यार, मोहब्बत, अमन, भाईचारे का पैगाम देते हैं। इसमें कोई नफरतें नहीं होनी चाहिए, और जितनी कॉमन चीज़ें हमारे मज़ाहिब में मौजूद हैं, हम उनको हाईलाइट करके एक दूसरे के अंदर दिल में प्यार मोहब्बत डाल सकते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट कर सकते हैं बतौर शहरी, बतौर इंसान, और सबके राइट्स बराबर होने चाहिए, बगैर किसी मजहबी तफरीक के, बगैर किसी रंग, नस्ल और मज़हब के। और हम प्यार मोहब्बत से ही एक दूसरे को जो है हम इस मुल्क को चला सकते हैं। अगर इसके बगैर हम कोशिश भी कर लें, बारहा कोशिश हुई, अभी भी कोशिशें हो रही हैं, जब तक हम इसके ऊपर अमल पैरा नहीं होंगे, ना पाकिस्तान तरक्की करेगा, ना मुल्क तरक्की करेगा, ना हम लोग तरक्की करेंगे। और ख़ास तौर पे मसीहों ने हमेशा अपना हर कलीदी किरदार अदा किया पाकिस्तान की तामीर के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, उन्होंने जान की कुर्बानियाँ दी। उनके अंदर जो सलाहियतें हैं वो बाकी किसी कौम या मज़ाहिब से कम नहीं हैं। उनको मौके दिए जाएं, उनको आगे बढ़ने की मौके दिए जाएं, उनको एक मखसूस जो है खौल उतार कर, या मसीही जो लोग हैं वो उनको शायद कमतर समझा जाता है पाकिस्तान के अंदर। मैं आप इस सुल्तान साहब आपके प्लेटफॉर्म से कहना चाहता हूँ, उनको मौका दिया जाए, अपने जो किरदार है, अपनी जो सलाहियतें हैं, वो पाकिस्तान के लिए सर्व करना चाहते हैं, पाकिस्तान को सर्व करना चाहते हैं, उनको मौके दिए जाएं। पढ़े लिखे लोग हैं जो, उनको अपनी अहलियत, सलाहियत और काबिलियत के मुताबिक उनको इस्तेमाल किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है पाकिस्तान इस दुनिया के नक्शे के ऊपर तरक्की करेगा, एक चमकता हुआ सितारा होगा। लेकिन शर्त यह है कि पाकिस्तान में मोहब्बत, अमन, सुलह, सलामती हर तरफ से हम एक दूसरे को एक्सेप्ट करें। जी तो नाज़रीन, इसी के साथ जाते जाते एक बात आपसे करना चाहूंगा कि जैसा कि आपको मालूम है 1947 में जब ये पाकिस्तान वजूद में आता है, फिर 1965 की एक जंग होती है, फिर 1971 में एक जंग होती है, और इन दो जंगों के बाद जो है कि पाकिस्तान और इंडिया की जो हमेशा से तलखी रही है, 2025 में मेरा ख्याल है कि जो सैयद आसम मुनीर साहब हैं, उनने कहने के जो इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया 2025 में। तो इस वक्त कहने के 2025 में जो 78वीं सालगिरह मनाई जाएगी, 14 अगस्त मनाया जाएगा, ये बहुत ही कहने के एंटीक किस्म का होगा, बहुत ही गर्म किस्म का होगा। और इसी 14 अगस्त को आपने ये देखना है कि आपने 2025 में एक जंग जीती है, और इस 14 अगस्त को आपने बताना है कि आप पाकिस्तानी हैं, आपने 14 अगस्त क्यों मनाया है, और इसकी जो आवाज है, इसका जो शोर है, पड़ोसी देश में जाना चाहिए। क्योंकि 1947 में जिस तरह यह मुल्क वजूद में आया था, हमारी माओं ने, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने जिस तरह अपनी इज्जत के नजराने दिए, जिस तरह अपनी जान के कुर्बानियां दी, जिस तरह हमारे बच्चों ने, हमारे बेटों ने, हमारे भाइयों ने, हमारे बड़ों ने अपनी जान के नजराने दिए, इसकी एक एक तय में, एक एक कहने के पाकिस्तान की लकीर के अंदर, जमीन के अंदर उन शहीदों का लहू है। उन शहीदों के लहू की वजह से आज हम सेफ हैं। और इस 14 अगस्त को आपने दिल खोल के अपने घर की सजावट भी करनी है, और ये पंजाब हुकूमत की तरफ से एक ऐलान भी है कि जिसने अपना बहुत अच्छा घर सजाया, सजावट की, झंडियों से, कुमकुम से खूबसूरत अपनी गली मोहल्ले को बनाया, तो पंजाब हुकूमत की तरफ से जनाब उसको इनाम भी मिलेगा। क्या इनाम दे रहे हैं आप लोग? ये सरप्राइज, ये सरप्राइज है। और अच्छा। जिसको इनाम मिलेगा, सब कोशिशें करें, मैं भी कोशिश करता हूँ, अच्छा। आप भी कोशिशें करें। अच्छा। हम अपना जो हमारा जो आजादी का दिन है 14 अगस्त, हम सब कोशिशें करते हैं इस इनाम को हासिल करने के लिए। अच्छा। और मैं आप सबसे भी आपके अब्बू भी देते रहे बच्चों को काफी इनामात, मैंने देखा हुआ उनको।
जी, आप मैं बहुत छोटे थे तो वो अपनी जेब से भी बेचारे देते नहीं, मैं खुद भी अपने आपके इस प्लेटफॉर्म से हमारे जितने पिंडी के लोग हैं, हाँ। मैं खुद भी मॉनिटर करूंगा। बल्कि आप ऐसा करिए कि हम 14 अगस्त को एक प्रोग्राम इकट्ठे प्रोग्राम कर लेते हैं। लो जी, हमारा एक प्रोग्राम और फिक्स हो गया रुमेल साहब के साथ, और कोशिश करेंगे कि इस प्रोग्राम में हम लेंगे सुहेल साहब को साथ। इनके जो वालिद साहब हैं पुराने सियासतदान हैं, मजे हुए सियासतदान हैं। कोशिश करेंगे उनसे भी, उनका जो इल्म है, उनकी जो बातें हैं, उनसे भी आपको मुस्तफीद करवाएंगे। उनको भी जो है कि अपने प्रोग्राम में लेंगे। तो कोशिश करेंगे इनके साथ साथ हम हनीफ अब्बासी साहब से भी मिलेंगे और उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। इसी के साथ मुझे और अपने भाई को इजाजत दीजिए, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।